चमकत का तो दिखत नहीं है ना, बीच में चमकत हो ये करे पूरा। चलो तो आज चालू करते हैं तुम्हारे त्रैमासिक पेपर के लिए। क्वेश्चन पेपर निकालो सब, इधर आ जाओ ना पास में। हाँ शेयर भी कर सकते हो। मैं बोला था ना क्वेश्चन पेपर लाना। धातरी लाई है उधर कपड़े पीछे। कैसे धातरी लाई है ना, लाई है धातरी। क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं लाए? आप लाए जी? नहीं तो अभी इन लोग का देखना है ना, इन लोग का देखो ना जी। पूजा लोग का है। एक जने में आ जाओ, देखना पड़ेगा। दोनों पास है मोनिका पतले होगा। चलो स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए आप सबको गुड मॉर्निंग। और जो सर्दी नवरात्र है उनका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से स्टार्ट है क्या? तो इन सोचना है कि वीडियो बना ठीक है, मतलब महू ध्यान नहीं दो काबर एला सोच में नहीं तो ऐसे लगते कि मैं कुछ इंटरव्यू दे गया हूँ, ऐसे लगते काकरों को बैठे हूँ लगते। ठीक है तो स्टार्ट करता ना। ये पहला क्वेश्चन आए तुम्हारे क्या बोले, सही विकल्प चुनकर लिखे। क्वेश्चन नंबर पहला सही विकल्प, ठीक है। और वो जितना चीज के बात कर रहे हो मैं पढ़ा समय बताए भी रहे हूँ थ्योरी क्लास में। क्या बता रहे हो कि जो लिखा था वो लिखना जरूरी है, पॉइंट टू पॉइंट। सामने में लिखा तो नहीं लिखा, अब वहाँ ले क्वेश्चन जरूर है, ठीक है। वही तुम्हारा काम है 1-2 नंबर में, ठीक है का। तो जैसे बहुपद x स्क्वायर ऋण 9 की शून्य कुछ है, पहला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। शून्य के मतलब क्या समझते? जैसे पहला नंबर आते x स्क्वायर ऋण 9 एक शून्य कहा रे कहा था ऑप्शन दे हमला 4 ठो देत नहीं। शून्य के मतलब क्या समझते? x का ऐसा वैल्यू जो उस बहुपद के वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे, उसको बोलते हैं शून्य। जैसे हम लोग इसको मैं डिटेल करूं तो बहुपद को किससे दर्शाते हैं, f(x) से, या कहीं कहीं क्या लिखा रहता है px, ठीक है। हम लोग f(x) से लेके चलेंगे तो f(x) बराबर क्या है, x स्क्वायर ऋण 9, ठीक है। अब मेरे किस ऑप्शन में से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। तो मेरे पास तो एक नियम है ना शेषफल प्रमेय के नियम से, ठीक है। तो, या फिर और पढ़े थे शेष उसका गुणनखंड प्रमेय और गुणनखंड विलोम प्रमेय पढ़े थे कि नहीं। तो उससे मैं एक काम करता हूँ कि यदि शेषफल 0 हो, यदि शेषफल 0 हो तब क्या होता है, जो हमारा भाजक है वो भाज्य का क्या होता है, गुणनखंड होता है। ये सब पढ़े थे कि नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इधर का वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ। शून्य के लिए f(x) का वैल्यू क्या ले लिया, f(x) बराबर क्या लेता हूँ, 0। तब मैं क्या करूंगा, यहाँ से f(x) का मान मैं रखता हूँ। f(x) का मान क्या है, x स्क्वायर ऋण 9, x स्क्वायर ऋण 9 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं पक्षांतर करूंगा, क्या बचेगा, x स्क्वायर बराबर 9। ये वर्गमूल उधर जा क्या बनेगा, सॉरी वर्ग उधर जा क्या बनेगा, अंडर रूट, ठीक है। तो वर्गमूल, और इस वर्गमूल का वैल्यू कैसा होता है जी, प्लस होता है और माइनस होता है, ठीक है। तो x बराबर वर्गमूल 9 का मान क्या होता है, 3। तो इस तरह से x का वैल्यू आया एक बार धन 3 और एक बार आया ऋण 3। ऑप्शन दिखता है क्या, यस सर। कौन सा नंबर, सी नंबर, ठीक है। उसमें दिखा है कि नहीं, ऋण 3 और 3 लिखा है कि नहीं।
तो ये कंफ्यूज करने के लिए वहां पर दिया गया है, ठीक है। आता कैसा, 3 ऋण 3 दोनों वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमारा क्या है, ऋण 3 और क्या है 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो ज्यादा सोचना नहीं रहता इस सवाल में, ठीक है। दूसरा नंबर क्या आ रहा है, किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर हो सकता है, ठीक है। क्या लिखाया था, मैं तीनों मतलब लिखाया था ना, ठीक है। समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर है, और बोला भी था क्वेश्चन ऐसा बन सकता है करके, आ भी गया, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और उपरोक्त तीनों, ठीक है। तो क्या होगा, तीनों होगा। कैसे होगा तीनों, कैसे होगा, यदि मैं सीरीज लिखता हूँ, समांतर श्रेणी मतलब जो बीच का अंतर है, प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर है वो क्या होना चाहिए, समान रहना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ 2 4 6 8, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वांतर कितना दिख रहा है, सर्वांतर का मतलब होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद, ऐसा ले सकते हैं कि नहीं, ठीक है। मतलब एक पद बढ़ाना है और एक पद कम करके उसमें क्या करना है, दोनों को घटाना है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ a2 माइनस क्या लूंगा, a1, a2 माइनस a1, तो मेरा आएगा, जैसे a2 का वैल्यू कितना है 4 और इसका वैल्यू कितना है 2, तो कितना आया 2 आया, और एक ऐसा है पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक में आ रहा है, ठीक है। इसी में उल्टा लिखता हूँ, मान लो कोई श्रेणी ऐसा लिखा है, हाँ आ जाइए, मान लो कैसा लिखा है 8 6 4 2, इस टाइप का लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, देखो सर्वांतर का फार्मूला यही है और हमको पूछा है कि सर्वांतर क्या होगा। तब देखो इसमें हमारा जो द्वितीय पद क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और सूत्र का ऋण, ठीक है, और प्रथम पद क्या है 8 है, तब d बराबर क्या आ रहा है ऋण 2। अभी कैसा आ गया, ये आ रहा है कि नहीं। अब बात आता है कि जीरो कैसे होगा, ठीक है, जीरो कैसे होगा, तो ये भी तो सर्वांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के पद में है कि नहीं, ये वाला है। अब कैसे है, कैसे है, ठीक है। d का वैल्यू जी मतलब d क्या है, ऋण 2 आया, इसमें आप ऋण 2 करो कितना आएगा 6, 6 ऋण 2 करो कितना आएगा 4, 4 में 2 को घटाओगे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें धन 2 आया है ना, तो 2 में 2 को जोड़ोगे कितना आएगा 4 में 2 को 6 में 2 को 8, ठीक है। मतलब से सर्वांतर का मतलब है कि सेम पद या तो घटेगा या तो सेम पद जुड़ेगा, ठीक है। इसमें देखते हैं इसका सर्वांतर कितना आ रहा है, d बराबर द्वितीय पद 2 ऋण प्रथम पद भी कितना है 2, तो d बराबर कितना आया 0, मतलब 2 में 0 जोड़ोगे क्या आएगा 2 में 0 जोड़ोगे क्या आएगा 2, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो तीनों हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, तो इसमें तीनों ऑप्शन है, ठीक है। सूत्र जानते हो नहीं जी समांतर श्रेणी का, प्रथम पद का सूत्र क्या है, a लिखते थे कि नहीं, द्वितीय पद के लिए a प्लस क्या कर रहे हैं d तो कर रहे हैं कि नहीं, a प्लस क्या कर रहे हैं d, तृतीय पद के लिए a प्लस क्या कर रहे हैं 2d, ठीक है। प्रथम पद कितना था हमारा 2 था, 2 4 6 8 लिखे थे कि नहीं, तो प्रथम पद क्या था हमारा 2, और सर्वांतर कितना आ रहा है इसका 2 आ रहा है, तो a प्लस d करूंगा मतलब प्रथम पद 2 और सर्वांतर का मान कितना 2, तो कितना आ गया 4, दिखता है क्या, इसमें देख लो प्रथम पद कितना है 2, और ये फार्मूला है, मतलब समांतर श्रेणी बनाने का फार्मूला है a प्लस d a प्लस 2d, ऐसा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो और d का वैल्यू कितना है 2 है, तो क्या हो गए 2 धन 2 गुना 2 कितना 4 बराबर कितना आ रहा है 6, दिखता है क्या। तो इसी तरह से इसमें और यदि आप d शामिल करते हो, ठीक है, या तो आप इसमें d शामिल करो या प्रथम पद में यदि शामिल करोगे क्या लिखोगे 3d a प्लस 3d, यदि ये वाले पद में आप शामिल करते हो तो क्या लिखोगे, इसमें शामिल करते हो तो क्या लिखोगे, कौन सा पद है तृतीय पद, इसी में d करना होता है, समझ में आ रहा है। तो 6 धन 2 कितना आएगा 8, लेकिन फार्मूला में जाओगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा a प्लस 3d, मतलब a का वैल्यू कितना 2, 3 गुना d का वैल्यू कितना 2, तो 2 धन 3 दूनी 6 बराबर कितना आ रहा है 8, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको।
कि किसमें फार्मूला कैसे काम करता है। अब आ रहा है क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में कैसा टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, किसी यात्रा में लगने वाला समय बोला है, किसी यात्रा में लगने वाला समय एवं बस की चाल में खाली स्थान संबंध होता है। कैसा संबंध है बताओ, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, कैसे व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यदि एक बढ़ है तो दूसरा वाला क्या होगा, घटेगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती, एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा। तो कैसे होगा ये बताओ, किसी यात्रा में लगने वाला समय किसमें किसमें संबंध है जी, समय और किसमें, चाल में। ये कैसा संबंध है पूछा है। ठीक है, तो यदि मैं इसको एक एग्जांपल से समझ लो, जैसे हम घर से कहाँ जा रहे हैं, अपने अपने स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो स्कूल जा रहे हैं तो होगा क्या, जब मैं अपना चाल को क्या रखता हूँ, ज्यादा रखता हूँ। ठीक है, चाल को मान लो कितना रखा, चाल बराबर क्या होता है जी, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, दूरी का मात्रक मीटर और समय का सेकंड। तो क्या होगा, चाल 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मेरा भी चाल कितना है, साइकिल का चाल 2 मीटर प्रति सेकंड। तब लगने वाला समय मान लो कि कितना है, 5 मिनट है। कितना है, 5 मिनट। घर से मेरे को स्कूल तक पहुंचने में, ठीक है, जब मैंने 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से साइकिल चलाया तब मैंने कितने मिनट में पहुंचा, 5 मिनट में। ठीक है, जब मैं अपने अब मेरे को मान लो दूसरा दिन लेट होगा, ठीक है, खाना खाते खाते या सीरियल देखते देखते लेट हो गया या पढ़ते पढ़ते लेट हो गया, तब होगा क्या, जैसे मैं अपने चाल को बढ़ाता हूँ, कितना करता हूँ, जस्ट डबल कर देता हूँ, 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तब आपके जो समय लगेगा स्कूल तक पहुंचने में, आपने स्पीड बढ़ाया तो 5 मिनट में पहुंचोगे कि उससे कम में, कम में पहुंचोगे कि नहीं। तो लगभग मैं इसको ले लेता हूँ कितना, 2.5 मिनट। ठीक है, 2.5 मिनट लगेगा कि नहीं, 5 का आधा जी। तो जब 2 था तो इधर क्या था, 5, मतलब कम था तो ये वाला क्या था, ज्यादा। जब इसको बढ़ाया, 2 क्या किया, 4 किया, तब इधर वाला क्या हो गया, कम हो गया। हुआ कि नहीं। देखो इधर क्या हो रहा है जी, इधर वाला ऐसे बढ़ रहा है और ये वाला किधर बढ़ रहा है, ऐसे। निशान कैसे अपोजिट है कि नहीं। तो एक बढ़ने से दूसरा क्या हो रहा हो, देखो दूसरा घट रहा है कि नहीं, घट रहा है कि नहीं। लेकिन मैं साइन को अभी ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, 2 एक छोटा है बड़ा है, छोटा है बड़ा है। ठीक है, एक बढ़ने से यदि दूसरा घटे तो कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो ऑप्शन में आएगा व्युत्क्रमानुपाती। मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा लिखता है अनुक्रमानुपाती है। व्युत्क्रम करना है, इसको पलट देता हूँ, बटा 1 है कि नहीं, तो इसको पलट देता हूँ, क्या होगा, 1 बटा। ठीक है, अब आ रहे हैं हम किसमें, दूसरा नंबर। क्या बोल रही है, बिंदु रेंज 4,7 किस चतुर्थांश में बता बोले, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, ये तो एकदम इजी था, हाँ कि नहीं। कितने अक्ष होते हैं बताओ, कितने अक्ष होते हैं, 2। कौन कौन सा, एक्स और वाई। लेकिन दिशा की बात करेंगे तब कितना होगा, 4। और एक्स अक्ष में कितना दिशा, 2 दिशा। वाई अक्ष में 2। अक्ष में दिशा। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में जो हम ये जो निर्देशांक ज्यामिति का यूज कर रहे हैं, ठीक है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति को किसने दिया था, ठीक है, रेने डकार्थे। ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कितने अक्षों के लिए दिया, 2 अक्षों के लिए। कितने दिशाओं के लिए दिया, 4 दिशाओं के लिए। ठीक है, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको सारे क्वेश्चन के लिए एक नंबर के लिए लड़ना है आपको। ठीक है, एक नंबर के लिए लड़ना है। एक चीज बता दूं, आप लोग को पता नहीं होगा, बताओ, आप जो 10वीं में आए हो ना, वो आपका इसी साल का मेहनत नहीं है। आप जब छोटे थे, ठीक है, जब आपके मम्मी पापा आपको या भाई बहन बोल ए बोल आ बोल आ, ठीक है, तो वहां से आपका पढ़ाई स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। फिर आप कहाँ है, आंगनबाड़ी गए,
KG1 KG2 पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, कितने साल हो गया? अभी 9 साल अभी हो गया है पढ़ते, 1 से लेकर 9, 2 साल उधर बिताए पीछे, ठीक है, 11 साल हो गया। और पढ़ रहे थे 6 साल तक, मतलब 3 साल और पढ़े थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कितने साल हो गए जी? ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा है तो उसको आप खाली मत जाने दो, ठीक है। जिस क्लास में उसके लिए पूरा लड़ जाओ बोल रहा हूँ, ठीक है। एक एक नंबर मायने रखेगा। कितने अक्षर होंगे? 2 अक्षर, एक होगा एक्स एक्सिस और एक होगा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। यदि दिशा की बात करेंगे तो इसे लिखते हैं एक्स, इधर क्या लिख देते हैं? रेन एक्स। वाई और इधर क्या लिख देते हैं? रेन वाई, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। ये किसको बताता है? ये वाला प्लस प्लस को, ठीक है। और ये वाला किसको इंडिकेट करेगा? एक्स अक्ष के निर्देशांक को। ये वाला जी सामने वाला एक्स अक्ष के बिंदु को बताता है कि नहीं, मतलब स्थिति को बताएगा। और ये वाला वाई अक्ष, प्लस प्लस क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये भी धनात्मक है, ये भी कैसा है? धनात्मक है। इधर वाला क्या होगा? ऋणात्मक है। एक्स को पहले लेना है। वाई कैसा है? धनात्मक। ये वाला बताओ ऋणात्मक और कैसा है? ऋणात्मक। ये वाला धनात्मक और ऋणात्मक है कि नहीं? हमको पूछा क्या है? पूछा क्या है? यही मेरा है ना। हाँ, ऋण 4 7, ऋण 4 और क्या पूछा है? 7। तो ऋण 4 ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? कौन से अक्षर को? एक्स अक्ष को। और ये वाला वाई अक्ष। कौन सी दिशा को इंडिकेट कर रहा है एक्स अक्ष में? ऋणात्मक को। और ये वाला धनात्मक दिशा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये ऋणात्मक किधर आएगा? इधर आएगा। मान लीजिए इसको ऐसे बांटता हूँ 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका ऋण 4। ये इसमें क्या होता है? इसका निर्देशांक 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना? 0 0। तो ये होगा 0 1 2, मतलब ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। और ये वाला क्या बता रहा है? 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आया आपका, क्या आया? 7। दोनों कैसे मिलाऊंगा? तब क्या हुए? ऋण 4 और 7, ऋण 4 और 7, ठीक है। ये आपका कौन सा चतुर्थांश है? प्रथम चतुर्थांश, मतलब 4 भागों में बटा है। ये कौन सा चतुर्थांश? द्वितीय। ये वाला तृतीय। ये वाला चतुर्थ। ऑप्शन में क्या आएगा? द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। यदि पूछता ऋण 4 पूछता तो कौन सा चतुर्थांश? तृतीय। ऋण और ऋण है कि नहीं? ठीक है। तो कहीं पर कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होना चाहिए। अब सत्य असत्य बताए, ठीक है। सत्य असत्य लिखिए। क्या बोलता है सत्य असत्य में? जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे क्या मूलधन कहते हैं? हाँ, सही है, ठीक है। जिस राशि पर ब्याज की गणना किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? मूलधन। मेरे को याद नहीं आ रहा है कोट गांव है कि कसी स्कूल है, ठीक है। वहां इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से दिया था, मतलब शायद मिश्र धन के लिए पूछा था। मिश्र धन को मूलधन बोलेंगे क्या करके, ठीक है। तो जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसको क्या बोलते हैं? मूलधन। सही बात है। मान लो मैं एक समूह है, ठीक है। समूह का क्या नाम है? यही चलत का बिहान है, ठीक है। समूह का नाम है बिहान। अब 1000 आदमी है, वो एक पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। मान लो कभी चाहिए 5000 रुपए चाहिए, ठीक है। अब 1 साल में पैसा लेते 2-3% में, 2% में, ठीक है। तो एक ब्याज बनी कितना बन गए? मान लो लगभग 1200 बन गए, ठीक है। तो वो पटाइए अब कितना? 6200 रुपया देंगे कि नहीं? ठीक है। तो देखो ये क्या किया? 5000 रुपए उठाया पैसा, तो यही क्या है? मूलधन है। मूल मतलब मूल जी, समझ रहे हो कि नहीं? आपका मूल गांव कौन है रे? ऐसे पूछते नहीं पूछे, ठीक है। मतलब प्रारंभिक स्थिति, मूल मतलब प्रारंभिक स्थिति। पेड़ की भी प्रारंभिक स्थिति कार्य हुई बीज, लेकिन उसका अस्तित्व गायब हो गया। अब दिख कौन रहा है? जड़ दिखेगा कि नहीं? उसमें अंकुरित आएगा, जड़ दिखेगा कि नहीं? अभी भी देख सकते हो उखाड़ के, जड़ी दिखेगा। उखाड़ना नहीं है बल्कि लगाना है पेड़, ठीक है। पेड़ लगाना है, जीवन बचाना है। तो यहाँ पर कितना है? 5000, मतलब ये हमारा क्या है? मूलधन। ये क्या बना? ब्याज। तो ये वाला क्या कहलाएगा? मिश्र, ठीक है। तीनों में अंतर है। तो ब्याज की गणना किस राशि पर की जा रही है?
मूलधन मूलधन पर, इस पर तो नहीं किए ना, हाँ। ये तो जोड़ने के बाद आ रहे हैं, लेकिन गणना किस राशि पर हुआ? मूलधन मूलधन पर। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका आंसर? सही होगा। दूसरा क्या बोल रहे हैं? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण पढ़ो क्वेश्चन। रैखिक समीकरण निकाय के आलेख संपाती होने पर उनके अद्वितीय हल होते हैं। सत्य है कि असत्य? असत्य। इसको तो अच्छे से देखे थे, हाँ। बना बना के देखे थे, है ना, हाँ। कि कब क्या होगा, कैसे होगा। और रिवीजन क्लास में एक दिन पहले भी यही क्वेश्चन पर बात हुआ था ना लगभग। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था वो वास्तविक अवास्तविक वाला। हाँ। ठीक है, मूलों की प्रकृति। तो यहाँ पर पूछा है कि रैखिक समीकरण निकाय के आलेख संपाती होने पर उसके अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, तो मान लो कब हो रहा था ये, रैखिक समीकरण के निकाय आलेख संपाती हो रहे हैं, मतलब मान लो इधर ऐसे जा रहे हैं, संपाती का मतलब एक के ऊपर एक ऐसे चिपक के चलना। ठीक है, जैसे एक ये गया, इसी में और कौन जा रहा है, एक और रेखा जा रहा है। ठीक है, तो दो रेखा एक साथ यदि चिपक जाए, दो सरल रेखा एक साथ यदि चिपक जाए तो उसको क्या बोलते हैं? संपाती होना। ठीक है, तो संपाती के कंडीशन में क्या प्राप्त हो रहा था? A/A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। यही तो था ना, हाँ कि नहीं? मतलब इसके क्या प्राप्त हो रहे हैं? अंततः अनेक हल प्राप्त हो रहे हैं। क्यों प्राप्त होता था अंततः अनेक हल? क्योंकि ये हल कब मिलता है किसी भी समीकरण का? जब एक दूसरे को क्या करे? प्रतिच्छेद करे। तो ये तो बार बार काट रहे हैं कि नहीं? काट रहे हैं कि नहीं? कितने भी बार काट रहे हैं तो हमको इनके अंततः क्या मिल रहे हैं? अनेक हल प्राप्त हो रहे हैं, मतलब बहुत सारा हल प्राप्त होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या? पहले वाले कंडीशन में क्या पढ़े थे? अद्वितीय हल कब रखता है वो? जब वो एक दूसरे को क्या करे? प्रतिच्छेद करे। ठीक है, तो मतलब प्रतिच्छेद कर रहे हैं तभी हमको समीकरण का हल प्राप्त होता है, मतलब x और y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? और एक और था जिसके कोई हल प्राप्त नहीं होता। कब प्राप्त नहीं होता? जब दो सरल रेखा क्या हो? समांतर हो, इस तरह से। तो कहीं पर काटिच नहीं रहा है। ठीक है, तो काटिच नहीं रहा है तो पोस्टमार्टम कहाँ से होगा? नहीं होगा ना। ठीक है, काटेगा तभी हल निकलेगा। मतलब पोस्टमार्टम में पता चल जाता है ना कि किसमें ये मरा है, क्या हुआ है। ठीक है, सारा चीज वहाँ पे मिल जाता है। तो पोस्टमार्टम होना जरूरी है। तो यहाँ पोस्ट एक बहुत सातिर वाला है, सातिर दुश्मन है। ठीक है, सीटिंग क्या होता है जी? मतलब विदेश में क्या होता था, साइको किलर लोग क्या करते थे? भयंकर दिमाग लगाते थे उन लोग ना। जैसे बर्फ कैसा है, ठोस है कि नहीं? तो उसको मतलब वैसे वाली आकृति या सांचे में डाल के उसको क्या कर देते थे? जमा देते थे। ऐसा केस हो चुका है। ठीक है, और नुकीला बन गया, चाकू जैसे बन गया, उसी में जाके डाल दी किसी के ऊपर। ठीक है, सबूत भी मिट गया, बाद में क्या हो गया? पिघल गया। सबूत का सबूत गया और दुश्मनी निकाल दिया। ठीक है, तो ऐसा केस सुनने को मिलता है एक से। प्रश्न क्रमांक दूसरा। अब यहाँ से आपका ये भी 2 नंबर का सवाल है ना, तो यहाँ से आपका जो मतलब मैथमेटिकल थ्योरम है उसको क्या करना पड़ेगा? आपको डिराइव करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो गणित एक मस्त चीज है नहीं। फार्मूला यदि निकालने आ गया, बनाने आ गया, फार्मूला ही तो है। फार्मूला बन गया मतलब उसी फार्मूला पर सारा सवाल टिका है कि नहीं? ठीक है, सवाल से हट के तो मतलब सूत्र से हट के तो सवाल दे नहीं सकता उस टॉपिक का। ठीक है, तो जरूरी है क्या? सूत्र पर ज्यादा ध्यान देना है, कैसे बनता है, निकालना कैसे है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक दूसरा। चालू इतनी बंद हो जाती। एमे क्या बोला थे? यदि x ऋण 1 बहुपद, तो x ऋण 1 क्या है? gx। और gx को क्या बोलेंगे? भाजक। क्या बोलेंगे? भाजक। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा। सीधा मैं लिखता हूँ दिया गया है। ठीक है,
बहुपद बोला है मतलब एफ एक्स को पहले लिखते हैं तो अच्छा लगता है। एफ एक्स कितना दिया है के एक्स स्क्वायर इन 5x घन 3 और x ऋण 1 मतलब वो किसको बताता है जी जी एक्स और जी एक्स क्या है हमारा भाजक क्या है भाजक और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं भाज्य। भाज्य ठीक है। और शेषफल को क्या बोलते हैं ए या फिर आर ए ठीक है या एफ ए भी बोलते हैं कि नहीं या इसी को आर भी बोलते हैं ठीक है। और भागफल को क्या बोलेंगे क्यू एक्स। इसे सूत्र बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे क्या बना रहे थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल धन शेषफल। शेषफल ठीक है। कृषि स्कूल में क्वेश्चन है कि बताओ सही ऑप्शन कौन सा होगा करके एक में कोष्टक लिया और एक में नहीं लिया ठीक है। तो मैं भी कंफ्यूजन हो गया। क्यों कंफ्यूजन हुआ क्योंकि यदि इसको बॉडमॉस पढ़े हो कि नहीं आप लोग कोका भागा योग करके पढ़े हो ना ठीक है। तो बॉडमॉस के नियम से जाएंगे तो ये ऑप्शन सही है ये ऑप्शन सही है। क्यों सही है पहले आप गुना को ही हल करोगे उसके बाद किस में आओगे जोड़ने में ठीक है। लेकिन अब वहां पर कोष्टक डाल के भी दिया था तो अब स्कूली लेवल के अनुसार अब देखेंगे तो इसको ज्यादा सही लेंगे इसको ठीक है इसको ज्यादा सही लेंगे। यदि ऑप्शन आता है कैसा वाला ऑप्शन ए व बी दोनों इनमें से कोई नहीं तब आप किसको लेते दोनों को लेते ठीक है। लेकिन ये वाला ज्यादा बेटर है यहाँ पे क्योंकि बुक में यही लिखा रहता है और बॉडमॉस में जाएंगे तो ये भी सही है और ये भी सही है। बॉडमॉस में क्या करेंगे पहले कोष्टक हल करेंगे फिर गुना में आएंगे कि नहीं आएंगे ठीक है। क्या बता रहा था मैं ये हाँ थे ना हाँ इसको क्या बोलेंगे भाज्य को एफ एक्स भाजक को क्या बोलते हैं जी एक्स भागफल को क्या बोलेंगे क्यू एक्स और शेषफल को एफ ए या फिर इसी को और बोल देते हैं क्या बोल देते हैं आर ठीक है। चलो इसमें आते हैं जी एक्स कितना दिया हमारा एक्स ऋण 1 तो ये पूछा है कि एक गुणनखंड है तो के का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर जो हमारा भाजक है वो भाज्य का क्या है गुणनखंड है ठीक है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड कब रहता है भाजक भाज्य का गुणनखंड कब रहता है जब हमारा शेषफल क्या मिले 0 मिले ठीक है। शेषफल क्या मिले जी 0 मिले तब यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको एफ एक्स और इसको क्या लिखा जी एक्स ठीक है। और ये हो गया हमारा क्यू एक्स धन शेषफल क्या हो गया 0 हो गया ठीक है। तब ये किसके बराबर आ रहा है इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं एफ एक्स बराबर क्या लिख सकता हूँ जी एक्स ठीक है। और इसको हम गुणनखंड किसमें बनाएंगे गुणनखंड विलोम प्रमेय से ठीक है। अब उसको थ्योरी क्लास में बताया था पूरा नहीं आएगा समझ वो थ्योरम तो और आप लोग पूछ लेने का ठीक है। या आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना जो ऑनलाइन देख रहे हैं ठीक है। फिर मैं उस टॉपिक पर पूरा वीडियो बना दूंगा तीनों के एक साथ बताया था कि नहीं आप लोग को भी वैसे बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसके लिए किसका वैल्यू चाहिए जी के का वैल्यू चाहिए तो के वैल्यू के लिए मेरे क्या करना पड़ेगा जी एक्स को क्या मान लेता हूँ मैं जी एक्स बराबर क्या मान लेता हूँ 0 कहाँ से मार रहा हूँ मैं ठीक है शेषफल प्रमेय से या सॉरी गुणनखंड विलोम प्रमेय से गुणनखंड विलोम प्रमेय से इसको क्या माना जी एक्स बराबर 0 तो जी एक्स का वैल्यू क्या है एक्स ऋण 1 बराबर क्या हो गया 0 तो पक्षांतर करने पर एक्स का वैल्यू क्या आया 1 आया ठीक है। समझ में आ रहा है क्या। अब मैं क्या करता हूँ हमको किसका वैल्यू चाहिए जी के का वैल्यू चाहिए तब यहाँ पर मैं उसी प्रमेय का यूज करूंगा ठीक है। और क्या लूंगा एक्स बराबर क्या लूंगा 0 ठीक है। ये दो स्टेबल क्वेश्चन है एक में क्या इसका एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा और दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ेगा एफ एक्स बराबर क्या रखना पड़ेगा 0 ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या रखूंगा जी एक्स सब जगह क्या रख देता हूँ a बराबर 0 तो एफ एक्स का वैल्यू क्या था बताओ
के और x की जगह क्या रखना है आप? फंक्शन क्या बोल रहे हैं? 1 रखो बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो चलो रखते जाओ। 1 का स्क्वायर ऋण 5 गुना 1 धन 3 बराबर 0। तब ये क्या होगा? 1 गुना 1 करोगे तो 1 ही जाएगा। तो 1 के हम के हो गया 5 1 5 धन 3 बराबर क्या हुआ? 0। तो के बराबर क्या हो रहा है? ऋण के ऋण 2 बराबर 0। तो के का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 आया है। आया है? ठीक है, तो आया है तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर? सही है। और आपको यहाँ पर मस्त आराम से कितने नंबर मिल जाते हैं? 2 नंबर। ठीक है, तो देखो कितने स्टेप में बताइए। यहाँ पर आपको इतने में 1 नंबर मिला। नंबर कैसे मिलता है देख लो, 1 नंबर। और जब इसको आप रख के मान लाए तो उसमें कितना मिला? 1 नंबर। ठीक है, तो आपको ये 2 नंबर मिलेगा ऐसे। ठीक है, तीसरा नंबर क्या आ रहा है? तीसरा नंबर देख लो, इधर देख लेते हैं। वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर धन 5x धन 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हल नंबर कौन सा जी? तीसरा दिया गया है। क्या दिया गया है? वर्ग समीकरण है ना? वर्ग समीकरण क्या दिया है? वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर धन 5x धन 5 बराबर क्या लिखा है? 0। ठीक है, और हम लोग पढ़े थे क्या? वर्ग समीकरण का व्यापक रूप कैसा दिखता है? तो वर्ग समीकरण के व्यापक रूप कौन सा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, यही तो व्यापक समीकरण है वर्ग समीकरण का। व्यापक क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर कुछ भी मान रख सकते हो। आप ये इसमें मान नहीं रख सकते। एक्स स्क्वायर एक्स ये क्या है? सेम है, लेकिन ए बी सी किसको बता रहे हैं? वास्तविक संख्याएं को। ठीक है, जिसमें आप अपना मन चाहे जो भी अंक रखना चाहो आप रख सकते हो। ठीक है, सही है कि नहीं है? एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या लगा? एक्स, ये ए एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या लगा? एक्स बी एक्स, और यहाँ पर क्या लगा? सी। और एक्स है कि नहीं है? लेकिन किस रूप में है? घात 0 के रूप। ठीक है, इसका मान क्या होगा? एक्स घात 0 मतलब किसी भी राशि घात क्या हो? 0, तो उसका मान क्या होता है? 1 हो जाता है। तो 1 रख सी कम सी तो सी है। ठीक है, समझ में आ रही है क्या? चलो तुलना करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या? और यहाँ पर ए दिख रहा है, मतलब ए के जगह में कौन लिखा है? 2। बी के जगह में कौन लिखा है? 5। यहाँ पर ऋण 5 रहता तो क्या लिखते हैं? ऋण 5। और सी के जगह क्या लिखा है? 5। ठीक है, कभी कभी यही क्वेश्चन को कैसे देता है? इसको दे देगा बराबर ऋण 5 ऐसे दे देगा। तब आपको यहाँ पर सुधारना पड़ेगा। इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा। ऋण 5 को इधर लाऊंगा, क्या बनेगा जी? धन 5। तो इधर क्या बचा? 0। ठीक है, तो ऐसा भी मिले घबराना नहीं है। ठीक है, और उनको क्या करना है? लड़ना है। अरे कहा इसने मत लिखेगा, मैं बड़ गुस्सा। ठीक है, अब क्या कर बेटा? जो हमारे मूलों की प्रकृति पूछे, तो मूलों की प्रकृति में क्या करना है? प्रश्नानुसार और सूत्रानुसार लिख देते हैं, है ना? तो सूत्रानुसार कहा है जी मूलों की प्रकृति के लिए? कहा है बी का स्क्वायर ऋण 4ac। अब ये डी का दूसरा नाम है का? विवेक। ठीक है, एक और नाम बता रहा हूँ का? विभेदक। बता रहे नहीं? तो कैसे भी क्वेश्चन मिले आपको बनाना है। विविधकर बोले या मूलों की प्रकृति बोले या विभेदक बोले या डी निकालो बोले। ठीक है, सब एक ही नाम है। ठीक है, तो देखते हैं डी बराबर क्या रहेगी? डी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 4 गुना 2 गुना 5। तो डी बराबर क्या रहे? 25। ऋण 5 गुने 10 और 40, 10 चौ 40। ठीक है, तो डी बराबर क्या रहे? ऋण 15। ऋण 15 कैसे है? कैसे है? धनात्मक है ऋणात्मक है? ऋणात्मक है। और ऋणात्मक है मतलब वर्ग समीकरण में ऋण एक वर्गमूल 15 के मान निकल ही का? नहीं निकाल सका। तो ये कैसे है? पूरा काल्पनिक है। काल्पनिक और असमान। काबर हुई तेरे बता रहे होगा? वर्ग समीकरण के सूत्र कहा रे जी?
सूत्र का है x बराबर ऋण b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर ऋण 4ac बटा 2a। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ रहे हैं का ई है। ठीक है, अब ए में एकर वैल्यू का है b का स्क्वायर ऋण 4ac ई का बोले पूरा ला d बोले हैं का बोले हैं d। तो ऐसे लिखो तो का होता, ऐसे भी लिख सकते हैं होला एला अंडर रूट d लिख सकते हैं। और ये d के वैल्यू का है अभी ऋण 15 है। और कभी ऋणात्मक वाले अंदर ले देखे होगा नहीं, ऐसे 16 रहते का निकाल तो सीधा 4 ऋण 16 निकाल सकते हो का जी नहीं निकाल सकते। तेकर से की है चल काल्पनिक है का रे काल्पनिक। और मान कैसे है असमान है, समान है का नहीं है। काबर समान नहीं है, काबर एक धन हो का है ऋण। एक बार धनात्मक करबे मतलब ऋण b ऐसे लिख दे नहीं ऋण b बटा का लिख दे एक बार 2a और ऋण b ऋण अंडर रूट ऋण 15 बटे का लिख दे 2a। एक बार धन चिन्ह ले एक बार ऋण चिन्ह, तो एक बार जुड़त मान तो अलग ही, एक बार घटत मान अलग ही। तेकर से ती वैल्यू का है असमान है। और एकर हमला मान पता नहीं रहा, ऋणात्मक वाले वर्गमूल के मान पता नहीं रहा है। तेकर से ती का लेता कल्पना करता चलो हा काल्पनिक है ठीक है। ठीक है, तेकर से का है असमान है। और कैसे रही एकर प्रकृति है असमान हुआ काल्पनिक, असमान हुआ काल्पनिक। ठीक है, समझ में इसका जीरो आते का होते बताओ समान वास्तविक। जीरो ही तो समान हुआ वास्तविक। काबर हुई मान लो डी की वैल्यू जीरो आ गई, तो कोई भी संख्या ला काकरो सन जीरो जोड़बे तो विच मान नहीं, जीरो घटाबे तो विच मान नहीं, तो वैल्यू का आगे समान आगे। और कैसा नहीं वास्तविक है। ठीक है, मतलब वास्तव में ओकर मान निकलित नहीं निकले, एकर मान निकलत का तेकर से तेल काल्पनिक ले। ठीक है का, और जब धनात्मक है तो का हुई असमान व वास्तविक। असमान व वास्तविक। धनात्मक है मतलब एकर वैल्यू रही लगभग तक नहीं 16 दशमलव कुछ है, सॉरी 16 का तो 16 कितना होते 4 होते, तो यह कम है तो 3.89 का आसपास सही है, अधिक नहीं है। ठीक है, 3.89 के आसपास सही, मतलब धन ओकर वैल्यू निकल पाते नहीं निकल पाते हैं, निकलत है। तो निकलत है मतलब का है एक तो ये धनात्मक है तो का हो गए वास्तविक हो गए, और धन ऋण के कारण का रही असमान रही। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कैसे भावना। अब कहते माथा ये एकदम सरल पूछे प्रश्न क्रमांक 4 का पूछते हैं पढ़ो ना क्या पूछा है। वर्गमूल 5 धन 1 और वर्गमूल 5 ऋण 1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कहा रे समांतर माध्य सूत्र उसके बाद 2 से भाग देना है। सूत्र क्या है प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। समांतर माध्य किससे डिनोट करते हैं जी एम से। किससे डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ना हल दिया गया है, ये क्या लिखा है दिया गया है। कैसे पुष्पेंद्र ध्यान दो, ये क्या लिखा है दिया गया है। ठीक है, और 2 ठो आंकड़ा बताया कि नहीं, या 2 ठो प्रेक्षण बताए कौन कौन सा वर्गमूल 5 धन 1 व वर्गमूल 5 ऋण 1 का समांतर माध्य। तो एक का लिखो कर बार सूत्रानुसार एम बराबर का लिखो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या ये लोग लिख सकते हो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो चलो बताओ प्रेक्षणों का योग करना है मतलब क्या है वर्गमूल 5 धन 1 धन वर्गमूल 5 धन ऋण 1। ठीक है, पूरे का बटा 2। ये ला कोष्टक में इसे ले ले बहुत कोई दिक्कत है क्या नहीं है। ठीक है, कोष्टक में काबर ले लो ताकि तुम बाद में गलती मत करो। मान लो का कार्य ऋण वर्गमूल 5 ऋण 1 रही, तो यदि कोष्टक नहीं लो सवाल गलत हो चांस बढ़ जाए। ठीक है, ऋणात्मक वाले तो हमेशा कोष्टक ले चलो बाद में
हल कर लो। तो कोष्टक ला हल करो क्या हो जी, सेम होई, वर्गमूल 5 धन 1 धन वर्गमूल 5 ऋण 1 बटे 2। तो क्या हो गए, वर्गमूल 5 का हो गए 2 वर्गमूल 5, एक और एक कितना है, तो एक और एक कितना हो गया जी 2 और वर्गमूल 5। ठीक है क्या, ये पूछी ना जैसे तैसे लिखना रहते, वो सामने में जो अंक रहते वाला एक रखना रहते। मान लो अगर कार्य जी 3 और एक कितना हो जाती 4, ऋण 3 रहती था, ऋण 3 और धन 1 कती होती ऋण 2 आ जाती। समझ में आ जाएगा। तो पूछी ना हमेशा एक चिपकाना है और सामने वाले पद ला जोड़ना हो घटाना है, जुड़ेगा जोड़ना है, घटेगा तो घटाना है, और घटेगा तो बड़े वाले चिन्ह को लिखना है। बड़े अंक के सामने जो चिन्ह रहे, ये कट गया क्या, धन 1 ऋण 1 बटा क्या 2 कटक कितना है उत्तर वर्गमूल 5। अतः अभीष्ट समांतर माध्य क्या होगा वर्गमूल 5। अब वो जो भी रहा अभीष्ट बोल देंगे, अति के लिए लिखे से अच्छा वही लिख देना है कि नहीं। इतने को लिखने से अच्छा किस पे लिख दो, अभीष्ट लिख दो। ठीक है, चलो कहा था आगे 6 और 54 का मध्य 6 और 54 का मध्यानुपाती। तो का ही बताओ 6 और 54 का मध्यानुपाती सूत्र निकाले थे उसने। ठीक है, देखे थे पूरा अनुपात समानुपात वाले पाठ में कैसे सूत्र बन रहा था। ठीक है, तो हल नंबर 5वां दिया, इसमें क्या लिख चलेंगे जी? मानना पड़ेगा। ठीक है, अनुपात समानुपात वाले पाठ में क्या करना है हमको, मानना है। ठीक है, क्यों मानना है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है 6 और 54 का मध्यानुपाती। ठीक है, तो मान लेते हैं 6 और 54 का मध्यानुपाती क्या है, x है। ठीक है, माना कि 6 व 54 का मध्यानुपाती। ठीक है, x है, तब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 6 अनुपात x अनुपात 54 मध्यम है कि नहीं है कि नहीं। अभी तो सिर्फ हम मध्यानुपाती में पहुंचे हैं, अब कहाँ पहुंचेंगे हम, अब मैं पहुंचूंगा क्या निकालना है इसमें, मध्यानुपाती ज्ञात करनी इसी को, तो सूत्रानुसार। ठीक है, कौन सा सूत्रानुसार, समानुपात। ठीक है, सूत्रानुसार समानुपात के नियम से। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ जी, और 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 54। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है कि नहीं, सारा चीज तो पढ़े थे क्या। इसको ऐसा क्यों लिखते हैं, मध्यानुपाती और क्या था तृतीयानुपाती, दोनों कब कैसा वाला कंडीशन रहेगा तब उसको मध्यानुपाती बोलेंगे और कब तृतीयानुपाती। ठीक है, तो मध्यानुपाती इसको ऐसा लिख दिए, और इसको हल कैसे करते हैं, अंतिम पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अंतिम पद को गुना करो और ये किसके बराबर होगा जी, इसका गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। इसी की याद करो, सूत्र रूप में पढ़ते थे x बराबर धन ऋण अंडर रूट ए बी, नहीं b स्क्वायर हो तो क्या, तो इसको वर्गमूल को इधर लाओ तो क्या होगा x स्क्वायर होगा कि नहीं। तो इसको मैं ऐसा लिख दिया था धन ऋण करके। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो, b स्क्वायर बराबर x वाई, तो b बराबर प्लस माइनस अंडर रूट एक्स वाई, ऐसा बोल रहे हो ना। ठीक है ना, मैं इसको चेंज कर दिया था नाम को। ठीक है क्या, समझ पा रहे हो क्या। हाँ, तो चलो इसको करता हूं मैं डायरेक्ट, इसको सूत्र में भी रख सकता था, कैसे रख सकता था, b बराबर प्लस माइनस, इसको मैं मानता, चलो b मान लिया, और इसको क्या मान लिया x, और इसको क्या मान लिया y। ठीक है, तो x बराबर कितना, 6 गुना क्या लिखता 54 लिखता कि नहीं। लेकिन हम अभी यहाँ पर किसको माने जी, मध्यानुपाती x, तो क्या लिखता हूँ x प्लस माइनस अंडर रूट क्या लिखता हूँ a b। x बराबर प्लस माइनस, a का वैल्यू कितना है 6 है और b का वैल्यू कितना है 54 है। ठीक है,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6 गुना 9 पाड़म 54 कितने बार आएगा, 9 छके 54। ठीक है, अब उसको एकदम आपको पूरा गुना नहीं करते रहे, थोड़ा दिमाग लगा लेना है कि किसमें तोड़ू तो जोड़ा बन जाए। जोड़ा बन गया क्या, और 9 का क्या होगा जी 3, तो x बराबर प्लस माइनस ये क्या हो गया 6, क्या हो गया 6 बाहर निकला कि नहीं, और इधर गुना गुना कौन नहीं कर रहा है, 9 का क्या होता है 3 होता है कि नहीं, तो 6 तिया कितना हो रहा है प्लस माइनस 18। ठीक है, तो यही क्या है अभीष्ट है। अभीष्ट मतलब मध्यानुपाती है। 6 और 54 के मध्यानुपाती क्या आएगा 18, धन 18, और क्या लिख सकते हो जी 18। ठीक है, हो जाएगा क्या, अब इसी का इसमें लिख देते हैं। हमने सारा सवाल को पूरा पूरा सजाया था कि नहीं, ठीक है, कि कौन सवाल कैसे बनेगा और क्या क्या टाइप हो सकता है बनने का, क्या नहीं हो सकता, देखे थे कि नहीं। देखो इधर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x गुना x बराबर, इसको क्या लिख सकता हूँ 6 गुना 54। ध्यान नहीं है आप लोग, 6 गुना 54, ये क्या हो गया x का स्क्वायर बराबर 6 गुना 54, तो x बराबर इसको ले जाऊंगा क्या होगा प्लस माइनस 6 गुना 54 होगा कि नहीं, तो लिस्ट तो आगे कह दे, इसमें हल करना है। ठीक है, तो कागज कागज आया 18 आया है ना। कितने नंबर मिल गए आप लोग को, 2 नंबर, 2 नंबर कह क्या। आगे बढ़ा है, तो ऐसा टाइप और सवाल बनता है, बना लोगे कि नहीं, बन जाएगा ना। प्रश्न क्रमांक 6 में है अभी तक, चलो 6 क्या बोला है, मूल बिंदु से बिंदु 4 3, 4 3 कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम में, दोनों धनात्मक है कि नहीं, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कहाँ से ज्ञात करना है, मूल बिंदु से। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला आप लोग पढ़े थे कि नहीं, अंडर रूट वाला जी, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस, ठीक है, पढ़े थे कि नहीं जी। तो इसको भी मैंने ला के दिखाया था कि नहीं, ये आखिर इस सूत्र कैसे बनता है। ठीक है, कि और बताओ सूत्र कैसे बना, जब भी दूरी वाला पूछेगा देख लो सूत्र, देख लो कैसे बना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, चतुर्थांश है कि नहीं। अब ये हमारा कौन सा हो गया जी, मूल बिंदु। यहाँ पर कोई और ऐसे बिंदु है, ठीक है, जो x और y की स्थिति को मतलब कोई वस्तु रखा है उसकी स्थिति को बता रहे हैं, कौन ये वाला बिंदु, कि y अक्ष से दूरी इतना है और x अक्ष से दूरी कितना है, इतना है, बता रहे कि नहीं। ठीक है, हमने क्या एग्जांपल लिया था, हाँ, जैसे मैं उस कमरे में था, यहाँ पर किसी वस्तु को लोकेट कर रहे थे, तो कम से कम कितना अक्षों को जरूरत पड़ा, 2। ठीक है, लेकिन पर भी मैंने, यदि वो कैसा है, एक के ऊपर परतदार ऐसे चढ़ा हुआ है, तब मेरे एक और अक्षर का जरूरत पड़ रहा था, तो उसी बोलते थे 3D डायमेंशन। ठीक है, समझ में आ रहे हैं क्या, याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ। कौन है, हाँ ठीक, आ जाओ। देखो ये, चलो इधर आओ। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोई बिंदु है, बिंदु मतलब कोई वस्तु वहां पर रखा हुआ है जिसकी दूरी कितना है, x अक्ष से इतना है, यहाँ तक आएगा कि नहीं, इसको ऐसे मिलाऊंगा कि नहीं जी, और इसको ऐसे मिला देता हूँ, ये किसको बता रहा है, y अक्ष को, ये किसको बता रहा है, x अक्ष को। ठीक है, अब मूल बिंदु से इसके बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी क्या है, वह न्यूनतम पद बोल सकते हैं कि नहीं, वह न्यूनतम दूरी मतलब क्या होगा, 2 स्थानों की, तो दूरी क्या है, 2 स्थानों के बीच का गैप बोल सकते हैं। ठीक है, चल दूरी मतलब समझ गए, दूरी तो जानोगे। ठीक है, तो ये इनका दूरी निकालना है, तो दूरी कैसे निकालेंगे,
न्यूनतम दूरी निकाला जाता है। हाँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको मैं यहाँ से ऐसे मिलाया कि नहीं, मूल बिंदु से दूरी पूछा है कि नहीं, तब यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिखता है कि नहीं, कैसा त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं। चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ क्रमशः, क्या नाम दे देता हूँ, ए बी और क्या दे दिया सी। तो ये वाला हमारा क्या है, लंब, ये वाला क्या है, आधार, और ये वाला क्या है, कर्ण। कर्ण है। समझ में आ रही है क्या। चलिए अब मैं क्या लूंगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसी को निकालना है क्या, हाँ। बीच की दूरी निकालना है नहीं जी। हाँ। मूल बिंदु और ये वाला बिंदु, मूल बिंदु ये वाला बिंदु के बीच की दूरी कितना है, तो इसी को देखना है क्या, कर्ण को। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कर्ण बराबर ये वर्ग कहाँ ले गया, उधर ले गया, तो वर्गमूल बन जाएगा। और ये आपको दिख ही रहा है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या। तो लंब कौन सा है हमारा, ये वाला है कि नहीं, और ये वाला किसको बता रहा है, कौन से अक्ष को बता रहा है, ये वाला y अक्ष। तो मान लो इसको मैं क्या मानता हूँ, y2, और यही वाले बिंदु क्या मानता हूँ, y1। इधर वाले कौन से अक्ष को बता रहा है, ये वाला आधार किसको बता रहा है, x। इसको मैं मानता हूँ, क्या मानता हूँ, x1। इसको क्या मानता हूँ, x2, क्योंकि जो भी बिंदु रहेगा उसका उसका क्या रहेगा, जो बिंदु बना रहे उसका हमारा कार्तीय निर्देशांक पद्धति है कि नहीं। हाँ। तो उसके लिए दो वैल्यू होगा, मतलब दो स्थिति होगा, एक x अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखूंगा जी, 0 0 लिखूंगा, मूल बिंदु निर्देशांक कितना होता है, तो x1 कितना है, 0 है, y1 कितना है, 0 है। उसी तरह से हमारे क्वेश्चन आए हैं उसमें क्या लिया गया है, 4 और 3, मतलब x अक्ष से दूरी यहाँ पर ये कितना लिखा है जी, 4, और ये वाला कितना लिखा है, 3 लिखा है। ठीक है, ऐसा कर दिख रहा है कि नहीं, अब कम ज्यादा। ठीक है, ये कितना है, 4, ये कितना है, 3। समझ में आ रहा है क्या। तो ये तो हम रखना है, अब यही ऐसे बता दे रहे ना, मन का बता दे रहे नहीं ला एला में का मान लेता हूँ, सी भी मान लो, कर्ण का दिखा था हमारा सी भी, और यही लंब में का मान लो, लंब मतलब y2 माइनस का कर दे y1। बीच की दूरी निकल जाए कि नहीं निकले, निकले कि नहीं निकले। मान लो मैं यहाँ 2 नंबर बिंदु चालू करे हूँ रेंगे के। ठीक है, किलोमीटर लिखा रहा था नहीं, खंबा गड़ा था 2 किलोमीटर, फिर और ऐसे लिखा रहता है कि नहीं। तो 2 किलोमीटर रेंगे चालू करे हूँ, और कते खंबा पहुँच गया हूँ 5 में, तो मैं कितना किलोमीटर रेंग डाला, 3। 2 चालू करे 5 में पहुँचा, 6 किलोमीटर रेंगे 3। तो कैसे जाने हो, 5 में 2 घटाओ ना, अंतिम स्थिति में प्रारंभिक स्थिति घटाओ, तो 5 ऋण 2 कितना है, 3 है। तो उसमें दूरी निकालना है, यहाँ से निकालना है। समझ में आया जी, ये लिखना है। ठीक है, आगे नहीं समझ सूत्र कहाँ नहीं। तो चलो हल नंबर 6वां दिया गया है। डायरेक्ट बताऊंगा जी सूत्र में, ये समझ में हुई नहीं। तो सूत्र में रखो, मान लो क्या होगी, सी बी समझा, तो ये सी हो गई, क्या होगी, बी होगी, बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर धन y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अभी का कंफ्यूजन मत हो, आधार में पहले लिख दो, धन में आगू पीछू कर सकते हैं। ठीक है, आधार का बताता है x2 माइनस x1, और लंबा का बताते y2 माइनस y1। चलो एक मतलब हेल लिखे लगी x1 y1 बराबर और x2 y2। तो x1 y1 हमारे का हो गए, मूल बिंदु बोले नहीं, तो 0 0 हो गए। और ये वाला बिंदु कहाँ रहे, कागर बीच की दूरी पूछी रही से 4 और 3, दोनों के बीच की दूरी पूछी रही, वैल्यू रखा जाता ना। ठीक है, चलो वैल्यू रखो, x2 वैल्यू करना है 4, x2 के वैल्यू 4, x1 के वैल्यू करनी है 0 पूरे का स्क्वायर, y2 के वैल्यू 3 और ऋण 0 पूरे का। तो सी भी बराबर कति का थे, 4 के स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर। ठीक है,
तो सी भी बराबर एला हल करूँ कति गई 25 16 घन 9 तो 16 घन 9 करूँ कति का आगे 25 और सी भी बराबर 25 का वर्गमूल 5 कामे दे इकाई पूछो नहीं दे रहा है का लेना है इकाई काबर दूरी तुम ना सिर्फ 5 नहीं लिख सको दूरी सिर्फ आप 5 नहीं लिख सकते ठीक है तो नहीं लिख सकते क्या लेना पड़ेगा इकाई ये इकाई आपका सेंटीमीटर भी हो सकता है मीटर किलोमीटर ठीक है समझ पा रहे हो क्या तो ये आंसर आएगा उत्तर कितना आएगा इसका 5 आएगा ठीक है कितना टाइम हो रहा है 8:30 से एक दो घंटे क्वेश्चन 2-3 घंटे 10 तक करवा दे 3 नंबर वाला कंप्लीट करा देते हैं 10 तक करवा रहा हूँ 10 ठीक है इसको जल्दी जल्दी करवा देते ये समझ में आ रहा है क्या आपको याद आ रहा है कि नहीं ऐसा बनाए थे करके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तो समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x ऋण 24 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। एकदम सरल है ना है कि नहीं है सूत्र बस रखना है गुणनफल में क्या रखना है c बटा a और योगफल में माइनस b बटा a। तो कैसे याद कराया था दोनों के नीचे में क्या रहेगा a क्या रहेगा a योगफल पहले पढ़ते हैं छोटे थे तो पहले जोड़ना घटाना पड़ता कि नहीं तो a के बाद कौन आते b और जोड़ना वाला है तो हम का लिख दे वो ऋण ठीक है और बच गए तो हम का लिख दो c तो ये योगफल बताते काला बताते गुणनफल ठीक है तो इनमें क्या पूछे जी वर्ग समीकरण है ना हल नंबर 7वां ये क्या लिखा है दिया गया है वर्ग समीकरण x स्क्वायर ऋण 5x ऋण 24 बराबर 0 तो अहुल व्यापक समीकरण से क्या कर वो तुलना व्यापक समीकरण क्या है बोलो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाकी लोग नहीं पता है क्या तो बोलो ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर किसको जो समीकरण दिया है उसको तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या आएगा a का वैल्यू 1 आएगा b का वैल्यू क्या आ रहा है ऋण 5 और c का वैल्यू क्या आ रहा है ऋण 24 समझ में आ रहा है क्या अब यहाँ पर क्या लिखा है प्रश्नानुसार है ना मूलों का योगफल मूलों का योगफल बराबर क्या होगा जी ऋण b बटा a मतलब सूत्र का ऋण और b में क्या है वैल्यू कितना है ऋण 5 तो कोष्टक ले रहा हूँ ठीक है और a का वैल्यू कितना है 1 तो कितना है ऋण और ऋण का गुणा क्या हो गया धन तो कितना है सिर्फ 5 इसी तरह से क्या पूछा है मूलों का गुणनफल और गुणनफल का सूत्र क्या होता है c बटा a तो c का वैल्यू कितना है बटा a तो कितना आ रहा है ऋण 24 ये आंसर है एक आंसर ये है ठीक है इतना बनाना था 3 नंबर का है कि नहीं एक तो यही वाला तुलना किए वो 1 नंबर का तुलना नहीं करोगे तो 1 नंबर कटेगा ठीक है 1 नंबर यहाँ 1 नंबर यहाँ किए हो ना सारा चीज तो इसी कारण बोलते रहता हूँ इसी कारण बोलते रहता हूँ क्या जो क्वेश्चन दिया है उसको स्टेप वार लिखा करो कहीं हर स्टेप में नंबर बटा रहता है अलग अलग ठीक है प्रश्न क्रमांक 8वां प्रश्न क्रमांक 8वां बनाया पूछने तो सवाल को 8वां क्या बोला है दिया गया है ठीक है क्या दिए गए हैं एकदम मस्त a और c का मध्यानुपाती क्या है बोला है b है ठीक है मतलब ईसन टाइप के सवाल दो ठोक आगे एक ठोक ऊपर है पढ़े 2 नंबर पर 5वां नंबर अब एक ठोक पढ़ा था 3 नंबर पर कौन से नंबर 8वां a और b के मध्यानुपाती क्या बोले हैं
ए और सी का मध्यानुपाती बी। अच्छा, ए और सी का मध्यानुपाती क्या है? बी। तब सीधा मैं सूत्र में जाता हूँ, काबर एक तो सवाल देख ले। हाँ। ठीक है, एक लिखो मैं माना कि ए में दे दे है नहीं, प्रथम संख्या का ले लेता हूँ, प्रथम संख्या बराबर काट दे है ए और सी का मध्यानुपाती है ना, पहला का ले लो ए और द्वितीय संख्या का ले लेता हूँ ए और बी का मध्यानुपाती, द्वितीय संख्या का ले लिया, अरे सॉरी ए और सी बोला जी, ए और सी का मध्यानुपाती बी बोला है, तो द्वितीय संख्या क्या ले लिया? सी। और इन दोनों का मध्यानुपाती क्या बोला है? बी बोला है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार, ठीक है, ए व सी का मध्यानुपाती क्या है? बी है। इसलिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ सूत्र से? बी बराबर अंडर रूट ए गुना सी। लिख सकता हूँ कि नहीं? सूत्र से लिख सकता हूँ कि नहीं? कहाँ से इसमें बता चुके हूँ, नहीं समझ आया तो एला चुपचाप लिखना है। ए अनुपात का लिखना है बी, मध्यानुपाती बी होगा है सी। तो समानुपात के नियम से कैसे लिखते हैं? ए अनुपात बी अनुपात ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। मध्य पदों का गुणनफल बराबर अंतिम पदों का गुणनफल, अंतिम पदों का गुणनफल। ठीक है, तो क्या हो रहा है? बी बराबर अंडर रूट ए गुना सी, अंडर रूट ए गुना सी। ये मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, कैसे लिख देता हूँ? ए सी लिख देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ तक? नहीं। अब क्या पूछे हो तो सिद्ध करोगे, है ना? पुनः प्रश्नानुसार सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बटे ए बी बराबर ए धन सी बटा बी, पूरे का बटा है ना, हाँ। पूरे का बटा बी। तो यहाँ पर क्या लूंगा मैं? LHS लेने पर। ठीक है, 5 नंबर में भी आ सकते सवाल है, समझ में आते का? एक नंबर में पूछे, 4 नंबर के सवाल है। ठीक है, काबर है बताऊं? 2 नंबर 3 के है। ठीक है, या 1 नंबर एला ले लें और 3 से बाकी जो नंबर है 3 बटे रहते हैं। ठीक है, LHS ले बहुत का होगी? LHS बराबर का हो गया? ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर बटे ए बी। ठीक है, तो चलो अब हम किसका वैल्यू पता है हमको जी? बी का पता है कि नहीं? बी स्क्वायर पूछेगा तो एला इसे करेक्ट मतलब रही इसका नहीं, सीधा बी स्क्वायर के वैल्यू रखो। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के वैल्यू कितना है? ए सी। एला समीकरण 1 ले लेता हूँ। चल कतिक हो गए? ए सी और स्क्वायर के मत डाल दूं, काबर तुम्हारे खुद स्क्वायर के मान रखा तो। ठीक है, ऐसी गलती कौन करके आओ? नहीं करे हो ना? बटे का हो गए ए बी, ये कहाँ ले से हैं? समीकरण 1 से। चलो यहाँ से क्या कॉमन निकलता है जी? ए, तो 2 ए से 1 निकल गया, ए बचा, और यहाँ से सी बटा ए बी। तो ए से क्या हो गया? कट गया। तो देखो RHS आ गए क्या? ए सी बटा बी। और बता लिखो RHS तथा RHS लेने पर RHS बराबर का थे ए धन सी बटा बी। एला का मानू समीकरण 2 और एला का मानू समीकरण 3। अतः समीकरण 2 व 3 से LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कई लोग ऐसा नहीं लिखते हैं, यहाँ कैसे करते हैं? यहाँ तक उतार दे LHS कह के, उसके बाद यहाँ से दिख के नहीं, उसका सीधा सिद्ध वो लिख देते हैं। या और दूसरा मन क्या करते? यही कर सीधा लिख देते RHS बराबर LHS। तो कहाँ भी ये तथा RHS लेते दिखाए नहीं है, ये निकलते था ना RHS बराबर LHS या LHS बराबर RHS, सिद्ध वो लिखते। तो ये गलती नहीं करना है, आपको पूरा बताना पड़ेगा। LHS लेने पर RHS लेने पर इसको स्पेशल समीकरण मानो। समीकरण जो लिए हो, जैसे 2 और 3 लिया तो 2 और 3 से LHS बराबर क्या लोगे? RHS, और लास्ट में सिद्ध हुआ, तब आपका जो नंबर है पूरा
बनेगा वहां पे। ठीक है, इतना करें क्या आज? तो आज इतना करते हैं, बाकी आपको बाकी क्वेश्चन का सवाल अगले वीडियो में देखें, पार्ट 2। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको और ज़रूरतमंदों में या अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, सर आप लोगों का मतलब प्रसाद का हुआ है आपका सवाल मैं देखी हूँ। आपकी मम्मी भी आई थी? नहीं आई, वैसे ही लग रहा था नहीं आई, बोले तो। तो आप लोग ना अभी आप लोग